अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हमने देखना है हमारे पास सेपरेबल इक्वेशंस क्या होती हैं और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। इंटीग्रेशन और उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो। इसमें हमारे पास जो है कुछ इंटीग्रेशन की टेक्निक्स यूज़ होंगी और सिंपल आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास इस टाइप की हो, dy और dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। वाई फंक्शन आपके पास जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन अपीयर हो रहा है वो x पे भी डिपेंडेंट है और y पे भी। ठीक है, अगर हम ये जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन ले रहे हैं वो सिर्फ एज अ फंक्शन ऑफ x ले लें, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब हमने जब इसको इंटीग्रेट किया, इफ़ दिस जी ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन देन आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन व्हाट विल गेट, अगर आप इसको इंटीग्रेट करो दोनों तरफ से तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये जो है वो क्या आ जाएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट। ठीक है, कि जब हमने ये इधर से हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो एज अ रिजल्ट है वो क्या बन जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू कैपिटल जी ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर दिस जी ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव। तो हमने वो जो है उसका एक नोटेशन यूज़ कर लिया, इंटेग्रल ऑफ दिस फंक्शन इसके लिए जनरल। तो ये हमारे पास जो है ये एक एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनेट इंटेग्रल होगा स्मॉल जी ऑफ एक्स का। For example, if we take the function, for example अगर हम कोई भी फंक्शन ले लें जो सिर्फ x के ऊपर डिपेंडेंट है, dy ओवर dx इक्वल टू x। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करेंगे, इंटेग्रल dy ओवर dx एंड दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल, यहाँ दी dx भी है dx। तो अब आपके पास जब आप इंटेग्रल लोगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू दिस इंडेफिनेट इंटेग्रल, इंटेग्रल ऑफ x इज एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। तो ये आपके पास एक जो था हमारे पास इस टाइप की जो इक्वेशन थी, तो हमारे पास सिंपल ये एक उसका सोल्यूशन आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम dy ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस ई 2x ले तो उस केस में भी हमारे पास ऐसे ही होगा। ठीक है, तो अब हमने इसका जब इंटेग्रल लिया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म क्या आ गई, ये। ठीक है, ये 1 का इंटेग्रल x एंड एक्सपोनेंशियल का इंटेग्रल वी नो दैट ई 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट इंडेफिनिट इंटेग्रल के केस में हमारे पास ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इट मीन्स जो हमारे पास अगर फंक्शन सिर्फ x पे डिपेंडेंट हो तो हम उसके केस में सिंपल सिर्फ इंटेग्रल लेके और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमने ये रिजल्ट निकाला। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपके पास इक्वेशन 1 है इज जस्ट अ स्पेशल केस व्हेन द फंक्शन f इज इन द नॉर्मल फॉर्म कैन बी फैक्टर्ड इनटू द फंक्शन ऑफ x टाइम्स द फंक्शन ऑफ y। बेसिकली ये जो क्वेश्चन 1 हमने देखी इसमें सिर्फ वो हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ x आ रहा था। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो राइट हैंड साइड पे जब हमारे पास x और y, मतलब आपके पास जो x और y है इंडिपेंडेंटली अपीयर हो रहे हो, इंडिपेंडेंट मतलब आपके पास x टाइम्स द फंक्शन ऑफ y हो। ठीक है, x टाइम्स द फंक्शन ऑफ y हो तो उस केस में आप जो है सिंपल उसका इंटेग्रल लेके और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे पास जो सेपरेबल इक्वेशन है बेसिकली वो क्या होती है, जिसमें हम सेपरेट करके और इंटेग्रल लें तो हमारे पास है सॉल्यूशन आ जाए। जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस
जी ऑफ एक्स टाइम्स एच ऑफ वाई। कोई भी आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस टाइप की, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेपरेबल है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं और टू हैव अ सेपरेबल वेरिएबल्स। For example, if we consider the differential equations of this dy over dx is equal to y square x एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x प्लस 4y। अगर हम इस इक्वेशन को देखो तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये सेपरेबल है, लेकिन ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है दिस इज़ नॉट सेपरेबल। अब ये हम अगर इसको स्टडी करें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये आप इसको लिख सकते हो, दिस इज़ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स। अब एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 4y, इसको आप सेपरेटली लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x एंड मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल ऑफ 4y। ठीक है, तो अगर आप इसको मज़ीद देखो तो एज अ रिज़ल्ट अब आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली दिस इज डी वाई ओवर अब वाई स्क्वायर और ई की 4y आपके पास इधर आ गया, वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ 4y। ठीक है, और ये आपके पास आ गया एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ 3। इसको मज़ीद अगर, और ये आपके पास डी एक्स है। नेक्स्ट अगर आप इसको इंटीग्रेट करो और ये हमारे पास नोमिनेटर में जाके वाई -2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -4y और देन इंटीग्रेट करो तो आपके पास एक जो है सॉल्यूशन आ जाएगा y की फॉर्म। जबकि अगर हम ये वाली क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर हम y और sin x एडिशन की फॉर्म में आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म। अगर y इंटू साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन होता तो ये हमारे पास सेपरेबल होते, लेकिन y प्लस, अब इसमें से हम इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। हमें अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हो तो आपको ये पूरी टर्म्स उठा के लेके आनी पड़ेगी, तो दिस इज़ अ नॉन सेपरेबल इक्वेशन। द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन फैक्टर आउट दिस। ठीक है, ये बता भी दिया ये नीचे में फैक्टर आउट करके कि हम जो इसको इस तरह फैक्टर आउट कर सकते हैं, तो दिस इज़ जी ऑफ एक्स एंड दिस इज़ एच ऑफ वाई। इफ वी सी दैट f of x y is g of x and h of y, we are taking this। हमारे पास जो फंक्शन इक्वेशन थी दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स इज जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई। आपने क्या किया, एच ऑफ वाई को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज़ 1 ओवर एच ऑफ वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और ये जो टर्म है इसको हमने नाम दे दिया पी ऑफ वाई का। तो एज अ रिजल्ट आपके पास इक्वेशन 2 आ गई, पी ऑफ वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। वेयर फॉर कन्वीनियंस वी हैव नोटेड दिस बाय पी ऑफ वाई। इफ़ वी टेक दिस हेयर एच ऑफ वाई इज 1, तो आपके पास जो इक्वेशन की फॉर्म है वो हमारे पास सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स आ जाती है। Now if we take y equal to phi of x is the solution of this equation number 2, then it implies y की जगह आपके पास क्या आएगा, p of phi x into phi prime of x is equal to g of x, and after taking integration what will we get,
तो हमारे पास जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये आ गया इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज़, क्योंकि हम जो डी वाई है उसकी जगह हमने लिया फाई प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये किस तरह, ये हमारे पास वाई फाई ऑफ एक्स है, तो आपके पास जो डी वाई है वो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, फाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब आप डी वाई ओवर डी एक्स लेते हो तो ये फाई प्राइम ऑफ एक्स आ गया, तो डी वाई इक्वल आ गया फाई प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आपके पास ये जो आ गया पी ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। एज अ रिजल्ट हमने जो इसकी जो नोटेशंस हैं वो दिस इज़ कैपिटल एच ऑफ वाई एंड दिस इज़ कैपिटल जी ऑफ एक्स ले ली, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। तो इट मीन्स इस तरह हम जो है हमारे पास ये सिंपली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 4 इंडिकेट्स द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ सेपरेबल इक्वेशंस। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर है किसी भी सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। A one parameter family of solution usually given implicity is obtained by integrating both sides of this equation. नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल है सॉल्विंग अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव टू सॉल्व एन इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। अब हम इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स, दिस इज़ 1 प्लस एक्स डी वाई नेगेटिव वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया इक्वल टू वाई डी एक्स। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन की फॉर्म है वो बन गई 1 प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स। अब आपने जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ये जो वाई है ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो गया डी वाई, ठीक है, एंड दिस एक्स जो आपके पास है ये इधर आके डिवाइड हो गया। तो आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से आपके पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दिया था एज अ रिजल्ट, तब भी हमारे पास ये फॉर्म बन आ जाएगी कि डायरेक्ट आपके पास जो जो टर्म्स इनके साथ आ रही हैं आपने उनके उतने टाइम्स बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया है। जो आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और जो एज अ फंक्शन ऑफ वाई आ रहा है उनका जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर दिया, तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। या आप उसको उधर ले जाके फिर डिवाइड कर दो तो भी आपके पास इक्वेशन आ जाती है। फिर हमने सिंपली उसका इंटीग्रेशन ले लिया है एज अ बाय टेकिंग इंटीग्रेशन आपके पास जो सॉल्यूशन है उसकी जो फॉर्म है वही आ जाएगी। ये इंटीग्रेशन का सिंपली हमें पता है 1 प्लस एक्स हमारे पास लॉग ऑफ दिस होता है एंड दिस इज प्लस सम कांस्टेंट इज then we will take exponential of this function and we get this solution, ठीक है। नेक्स्ट ये हमें बताया गया कि हमारे पास 1 प्लस एक्स जो है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 के लिए आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक्स की जो लेस दैन -1 के लिए आपके पास नेगेटिव इंटू 1 प्लस एक्स देगा, ठीक है। तो इसलिए प्लस माइनस EC1 लिख दिया है, इसको आप मोड ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू EC1 भी रहने दे सकते हो। रीलेबलिंग दिस एज अ कांस्टेंट, क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ सम कांस्टेंट है, हमारे पास एक कांस्टेंट ही आएगा, तो इसको किसी कांस्टेंट से डिनोट कर दिया तो आपके पास जो सॉल्यूशन की फॉर्म है वो ये आ गई। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें भी एक जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया गया है। ये हमारे पास कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ले ली है, उसको कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वाई डी वाई एंड दिस इज नेगेटिव एक्स इंटू डी एक्स, देन वी विल take the integration on both sides and we get this result. If we see this equation and multiply 2 on both sides तो हमारे पास ये एज अ रिजल्ट एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। 2c1 है इज इक्वल टू सम c कांस्टेंट का स्क्वायर ले लिया तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई ये कोई भी सर्कल की इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो c है वो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अगर हम c1 लेते हैं तो हमारे पास ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। c4 लेते हैं तो आपके पास ये
16 आ जाएगा, 2 लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो डिफरेंट जो सर्कल्स हैं उनकी इक्वेशंस बनती जाएंगी। इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो ये हमारे पास जो पूरी फैमिली है सर्कल्स की उसको इसका जो सोल्यूशन है वो डिनोट करें। For example, we take some values of x and y, and then as a result we get the constant c is 25, c square is 25। तो आपके पास जो, क्योंकि हमारे पास हमने जो गिवन हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी उसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास x 4 पे y की वैल्यू -3 आई, तो कांस्टेंट हमारे पास ये आ गया। तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन को डिटरमाइन करिए विद द रेडियस 5। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट जो उससे रिलेटेड एग्जांपल 3 है, तो इसमें भी हमारे पास इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है सोल्यूशन निकाला गया है। इसमें थोड़ा सा आपके पास जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये आएगा कि यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो वाई स्क्वायर -4 है। तो हमने जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास इसको पहले आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली 1/y + 4 × 1 y माइनस वाई स्क्वायर -4 है, तो ये 1/y -2 × y + 2 है। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये एज रिजल्ट ये आ जाएगा। फिर आप इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास इसकी जो है सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा इस टाइप का। तो इसको आप लोगों ने कर लेना है। सिमिलरली आपके पास इसी पैटर्न पे एग्जांपल 4 है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। एग्जांपल 4 में आपके पास जो है यहाँ पे आप कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय ई वाई cos x गिव्स यू दिस एंड एज अ रिजल्ट यू विल टेक द इंटीग्रेशन एंड दिस यील्ड्स दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। तो ये सिंपली यहाँ पे आपने कंप्यूटेशंस कर लेनी है। तो आपके पास जो सोल्यूशन है, अब इसमें जो सोल्यूशन है इसमें आपके पास y जो है एज अ फंक्शन ऑफ सम नहीं है, y आपके पास सेपरेटली अपीयर नहीं हो रहा, लेकिन आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक जो फॉर्म है इक्वेशन की वो बन जाएगी इस टाइप। अब आपने इसमें इनिशियल कंडीशन पुट कर देनी है तो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको जनरली बता देंगे, इट मीन्स द सोल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज दिस। नेक्स्ट ये जो यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स है, तो ये तो नहीं। तो अब हमने जो है आप लोगों ने प्रीवियसली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़े होंगे। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो हमारे पास क्या कहता है कि अगर आप कोई भी इस टाइप का जो हमारे पास जी जो फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूस हो किसी इंटरवल के ऊपर, तो जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू सम एक्स जो हमारे पास उसकी जो इंटीग्रल की अपर लिमिट में आता है, तो आपके पास एज अ रिज़ल्ट जो जी है वो उस अपर लिमिट का फंक्शन बन जाता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें ये बताता है। इफ जी इज फंक्शन कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल देन फॉर एवरी एक्स इन आई वी गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो इसमें यही बताया गया है। Solution of the simple initial value problem of this where initial condition is given, उसका जो हम अगर सिंपली जो सोल्यूशन निकालें तो हमारे पास क्या होगा, इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ x0 to x g of t एंड dt। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इसी से रिलेटेड है। एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज गिवन। अब अगर आप इसके अंदर ये जो फंक्शन देखें तो ये हमारे पास जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ई की नेगेटिव एक्स स्क्वायर। जब आप इसके ऊपर ये जो हमारे पास जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर, हमें पता है एक्सपोनेंशियल हमारे पास पूरे रियल नंबर्स के अंदर मतलब जो इसके डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, तो ये इसके ऊपर कंटिन्यूस है। ठीक है,
अब हमारे पास जब हम इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास कोई भी एलिमेंट्री फंक्शन नहीं आता, हमारे पास एक नॉन एलिमेंट्री टाइप फंक्शन अपीयर हो जाता है, इंटीग्रल अपीयर हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, हम कोई इनिशियल कंडीशन जो हमारे पास गिवन है उसकी करस्पॉन्डिंग हम उसकी लोअर लिमिट ले लेते हैं, और जो हमारे पास जो उसकी अपर लिमिट है वो हम वेरिएबल ऑफ डेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं, और हम एक इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं डमी वेरिएबल टी। ई को हम उसका जो आपके पास ये फंक्शन अपीयर हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ टी ई नेगेटिव टी स्क्वायर, एंड हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ये आ गई और लेफ्ट हैंड साइड डी वाई ओवर डी। तो हमने ये जो है लिखा। देन व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to x, एंड लोअर लिमिट हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो गिवन है 3, एंड दिस इज सम वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एंड दिस इज टी। ये हमने क्या किया, इंटीग्रल ले लिया बोथ साइड्स पे। तो बाकी हमारे पास सिंपल उसी पैटर्न पे हमने काम किया इसमें भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सिंस हमारे पास डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा y ऑफ t, एंड वी विल सब्स्टिट्यूट द लोअर एंड अपर लिमिट्स। आपके पास ये y ऑफ x नेगेटिव y ऑफ 3, एंड दिस इज ये आपके पास वैसे ही अपीयर होता जाएगा क्योंकि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक एलिमेंट्री फंक्शन नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारे पास जब ये एग्जांपल थी तो इससे पहले स्टार्ट में कहा क्या था कि अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इस टाइप की हो तो उसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या होगा, y ऑफ 3 y ऑफ दैट इनिशियल कंडीशन, एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ 3 to x e नेगेटिव टी स्क्वायर डी। ये वो चीज़ हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है सलूशन आ गया है किसी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। तो इसमें हमने यही देखा कि हमारे पास जो सेपरेबल इक्वेशंस होती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो सिंपल इंटीग्रेशन से हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास जो मार्क्स हैं इसमें बताए भी गए हैं हमारे पास कि हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो जिनके हमारे पास एग्जिस्ट नहीं, उन इंटीग्रल्स ऑफ दोज काइंड ऑफ फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, नॉन एलिमेंट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल these are नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रल्स। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं तो ये 1 से लेकर एक्सरसाइज 2.2 जो है ये आप लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 48 तक 1 to 48 आपने इसके जो हैं 4 क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। जैसे कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।